हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम पढ़ेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, उसके कुछ हम खास टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स कवर करेंगे। ठीक है। और यूज़र नॉन यूज़र वैल्यू, शेडो प्राइस, हेडोनिक प्राइस मेथड जो कि एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, और ट्रैवल कॉस्ट मेथड, ऐसे की कुछ मेथड जो कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है एनवायरमेंटल गुड्स को, कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन करने से अभी किसी भी चीज़ की अगर वैल्यूएशन तभी की जाती है जब उसकी वैल्यू हमें कम लगने लगी, या फिर हम आगे एक्सप्लेन मैं उसका आगे एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। तो हम वो सारे वैल्यूएशन मेथड्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में एक बार आ चुके हैं। ओके, सो शुरू करते हैं फिर। ओके, जो अभी हम पहले शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का, तो उसका सबसे पहले एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे कि हमें एनवायरमेंटल गुड्स जो है हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसकी वैल्यूएशन हमें करने की क्यों ज़रूरत है। मान लो अभी आप कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, अगर उसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम उसका बेइंतहा इस्तेमाल करेंगे और बिना उसमें कोई लगाम नहीं होगी। ठीक है। जब हमें उस चीज़ की वैल्यू पता होती है तो हम उसको माप के या फिर मेजरमेंट करके यूज़ करते हैं, एक सस्टेनेबल और एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम उसमें दिमाग लगाते हैं। लेकिन अगर हमें को कुछ पता है कि जैसे कि एक सॉल्ट मतलब कि सी का पानी है, समंदर का पानी है हमारे पास, हम उसमें मेजरमेंट नहीं करेंगे, उसको किसी भी अगर हम काम में उसको इस्तेमाल करेंगे, मेजरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक उस तरह लेकिन कुछ चीज़ों के हमारे पास तो रिसोर्सेज कम है। हमारे पास चारों तरफ जो भी रिसोर्सेज, हमारा नेचर जो है वो सारी चीज़ें तो इतने समंदर सी वाटर की तरह अनलिमिटेड तो प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमें हर दूसरी चीज़ को थोड़ा मेजर करने की ज़रूरत है, हमें उसकी वैल्यू जानने की ज़रूरत है। ठीक है, वो वैल्यू को जानने के लिए हमें ये टॉपिक थोड़ा जानना पड़ेगा कि हम एनवायरमेंटल गुड्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और वो लिमिटेड अमाउंट में है, और उसकी वैल्यू हमें जानेंगे तभी जाके हम फ्यूचर में उसको एक सस्टेनेबल यूज़ हम उसका कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है एनवायरमेंटल गुड्स जो हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट से जो गुड्स मिलते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हेन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो पहला पॉइंट है, क्या है, व्हेन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द नेचुरल रीजनरेशन कैपेसिटी, जो भी हमारे पास जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके हम जितना ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नेचुरल रीजनरेशन, उनका जो नेचुरल जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, एक लाइफ स्पैन होता है, उसी के अंदर वो रीजनरेट होते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, मान लो कोई भी एक चीज़ है कि जैसे कोल हो गया। ठीक है, कोल हम सबको पता है कि कोल या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसको बनने में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, वो उसका नेचुरल जो बोलते हैं क्या, नेचुरल रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ठीक है, वो रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, लेकिन हम उसका एक्सप्लॉइटेशन जो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं। ठीक है, उसको रीजनरेट होने में उतना वक्त नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोल का, मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे उसको इसी तरह हर एक गुड्स का हम बात कर रहे हैं, टिम्बर ले लो, लकड़ी ले लो। ठीक है, पेड़ को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना क्या उनको रीजनरेशन के लिए प्लांटेशन हो रही है, या फिर उनको उतना वक्त दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट, इसीलिए ये बताता है कि इसीलिए हमें एनवायरमेंटल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। ओके, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉइंट है, उसको वो बोलता है कि ओनली प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द करंट पीरियड आर कंसीडर फॉर द मेकिंग प्रोसेस, वाइल द एक्सटर्नैलिटीज फॉर लॉन्ग इम्पैक्ट आर इग्नोर्ड। मतलब कि अभी का देख रहे हैं, अभी के पॉइंट में, जैसे कि हम बोलते हैं ना, इमीडिएट अभी सारे मज़े कर लो, फ्यूचर में परेशान, मतलब कि दुखी में रहोगे, या फिर अभी दुखी होके हार्ड वर्क कर लो, या फिर फ्यूचर में, ये सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसी सेम कॉन्सेप्ट को बोला गया है, ओनली प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द करंट पीरियड। अभी का जो, अभी कितना हमारा खर्चा हो रहा है, कितना बेनिफिट अभी हो रहा है, वो देख लो, फ्यूचर का मत देखो, या फिर सोसाइटी का मत देखो। ठीक है, उस सबको उन सबको कंसीडर नहीं किया, सोसाइटी के बारे में कंसीडर नहीं किया जाता, प्राइवेट खुद के बारे में, मतलब कि कोई भी प्राइवेट कंजप्शन के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, लोग सोसाइटी के बारे में नहीं देख रहे। ठीक है, वाइल एक्सटर्नैलिटीज एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर इग्नोर्ड। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मतलब मैंने जिसको बोला कि अभी हार्ड वर्क कर लो, फ्यूचर में यू विल बी लिव अ गुड लाइफ, दैट्स सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर।
ठीक है। लैक ऑफ दूसरा जो है हमारा क्या, lack of market for the environmental good, inadequate standard of measurements technique leads to undervaluation of environmental goods. तो environmental lack of market of environmental goods का market कम है और उनको मतलब कि सही से उनकी जितनी ज़्यादा वैल्यू है उसको वैल्यूएशन नहीं किया दिया जा रहा, कि मतलब उनकी जो स्कार्सिटी है, मतलब कि अभी हमें पता है कि चीज़ें धीरे-धीरे अभी हम सिर्फ़ उनकी प्रेज़ेंट वैल्यू के ऊपर हम कंसीडर कर लें, लेकिन हम फ्यूचर में वो चीज़ कम होती जा रही है, उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, कि मान लो ये चीज़ें फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएगी, तो उस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे यहाँ पर, उस मेजरमेंट टेक्नीक को हम अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है? जो कि अभी ज़रूरत है। जैसे कि इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग राइस टू अदर कंट्रीज़, ठीक है? और राइस बनाने में लगता है सब बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है? तो अगर हमारे कंट्री में वाटर अवेलेबल है, तो हम वो वाटर चार्जेस भी लगा सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी भी का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि हम वाटर चार्जेस भी राइस जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, उसको ऐड करना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि टोटल इकोनॉमिक वैल्यूज़ को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक है यूज़ वैल्यूज़ और एक नॉन यूज़ वैल्यूज़। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टोटल इकोनॉमिक वैल्यू से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नेट पीजीसी में आया है और मैंने वो क्वेश्चन आगे मैं सॉल्व किया हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो पहले जो हमारा आता है क्या, यूज़ वैल्यू और एक नॉन यूज़ वैल्यू। यूज़ वैल्यू मतलब कि हम यूज़ को इस्तेमाल, जैसे वर्ड यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है यूज़, तो हम उसको यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे या फिर किसी प्रोडक्शन काम में लगाएँगे हम डायरेक्टली, ठीक है? वो हमारे द्वारा काम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर यूज़ वैल्यू को हमने जनरली 2 टाइप में, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद हम डायरेक्ट यूज़ और एक इनडायरेक्ट यूज़, यहाँ पर यूज़ वैल्यू को जनरली 3 ब्रॉड टर्म में डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट यूज़, इनडायरेक्ट यूज़ और एक ऑप्शन वैल्यू। ओके, डायरेक्ट यूज़ में आप यहाँ पर उनको सारे सबका एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो कि क्या-क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंज़प्शन या फिर नॉन कंज़प्शन। कंज़प्शन एक तो खुद इस्तेमाल करोगे या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाओगे या फिर किसी और डायरेक्ट यूज़ में लगाओगे, ठीक है? तो एक डायरेक्ट यूज़ में क्या-क्या आएगा, सबसे पहले आप एग्ज़ाम्पल्स देख लो, एग्ज़ाम्पल याद रख लोगे तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, ईज़ी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है क्रॉप, लाइवस्टॉक, फिशरीज़, वाइल्ड या फूड या फिर एक्वाकल्चर, मतलब किसी टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटी या फिर आप कंजप्शन एक्टिविटी, लकड़ी से आप कुछ फर्नीचर बना रहे हो, वो आपके खुद के काम के आएगा या फिर आप उसे सेल करोगे या फिर समथिंग आप कंजप्शन के लिए ही वो चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है? नॉन कंजप्शन के लिए क्या है, जैसे कि रिक्रिएशन एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, है ना? आप मतलब कि एनवायरमेंटल को स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट का इस्तेमाल होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। रिक्रिएशन मतलब कि आप जाते हो कहीं घूमने के लिए जाते हो, रिक्रिएशन कंजप्शन कर रहे हो ना, आप सर्विस ले रहे हो, कंजप्शन सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटी वो हो गया, ठीक है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी कल्चरल और वेल बीइंग, रिसर्च, एजुकेशन, ठीक है? आप कुछ मतलब कि प्रोड्यूस कर रहे हो, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो इधर आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस करो समथिंग, ठीक है? ये हमारे इसमें आ जाता है कि यूज वैल्यू में आ जाता है, ठीक है? और इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट मान लो कि हाँ आप आप एनवायरनमेंट का इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि या फिर हो रहा है या फिर आप उस चीज़ को कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इनडायरेक्टली वो आप ही को ही फायदा देने वाला है, ठीक है? जैसे कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो गया, फ्लावर, आप अल्टीमेटली फल या फ्रूट होता है, आप ही के लिए बेनिफिट है, ठीक है? और वाटर रेगुलेशन करोगे तो इरिगेशन देके आपको ही एग्रीकल्चर वगैरह में फ़ायदा होगा, ठीक है? प्यूरिफिकेशन और सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है? पेस्ट कंट्रोल, ये सब मतलब कि आप नेचर के चीज़ से नेचर को ही लाइक हेल्प कर रहे हो और अपने काम के लिए फ़ायदा उठा रहे हो, समथिंग दैट्स काइंड ऑफ यहाँ पर इनडायरेक्ट यूज़ है, ठीक है? और जो तीसरा है ऑप्शन वैल्यू, मतलब कि ऑप्शन वैल्यू में क्या है, यहाँ पर दे रखा है फ्यूचर यूज़ नोन एंड अननोन बेनिफिट्स, ठीक है? मतलब कि आप ऐसे चीज़ों को सँभाल के रख रहे हो सो दैट वो फ्यूचर में कहीं आप उसका इस्तेमाल कर सको, ठीक है? मान लो कुछ स्टॉक हो गया, मतलब कि फ्रूट्स का स्टॉक हो गया, ओके, सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। तो आप मतलब कि फ्यूचर में उन चीज़ों का बेनिफिट उठाने के लिए आप उसको स्टॉक में रख रहे हो, तो या क्या हो गया हमारा ऑप्शन वैल्यू, ठीक है? नॉन यूज़ वैल्यू में हमारा क्या आ जाएगा, नॉन यूज़ वैल्यू में हमारा आ जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट और अल्ट्रुइस्ट, ठीक है? ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप
याद ना रखो, जनरली मोस्ट प्रोबेबली नॉन यूज वैल्यू को इन्हीं तीन में डिवाइड किया है। क्या है? बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट वैल्यू, ऑल्ट्रुइस्ट वैल्यू, एग्जिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, आप इन चीज़ों को सिंपल इसी तरह एग्जाम्पल से ही याद रख लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। तो हमारे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन वैल्यू है और बीक्वेस्ट वैल्यू है, ये दोनों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑप्शन वैल्यू में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, कमोडिटीज़ हो गई या फिर फूड हो गया, ठीक है, वो सब ऑप्शन वैल्यू में आ जाएगा, स्टोर करके हम उन चीज़ों को बेनिफिट उठाना चाहते हैं। लेकिन बीक्वेस्ट वैल्यू हम भी उसको फ्यूचर के लिए ही, वो भी दोनों ऑप्शन और बीक्वेस्ट दोनों फ्यूचर वाली चीज़ें ही हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इतना है, बीक्वेस्ट वैल्यू इज मच इन अ लार्जर टर्म, इज अ लार्जर टर्म, जिसमें क्या आता है कि हमारे इकोसिस्टम आ जाता है, इकोसिस्टम को हम सेव करेंगे तभी ना हमारे फ्यूचर जनरेशन उसको इस्तेमाल कर पाएगा या फिर एंजॉय कर पाएगा। ओके, दिस वाज अ थिंग। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पर दिया है, सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट फ्यूचर जनरेशन विल हैव द नेचुरल बेनिफिट। ठीक है, हम अल्टीमेटली फ्यूचर सेव ही कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर वैल्यू, और इसके ऑप्शंस भी एग्जाम पे इसी तरह आते हैं। ओके, तो ऑल्ट्रुइस्ट वैल्यू, ऑल्ट्रुइस्ट और एग्जिस्टेंस वैल्यू। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब कि समवन इज पेइंग फॉर समथिंग, जिसका मतलब वो डायरेक्ट खुद यूज नहीं करेगा, लेकिन उसको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और ऑल्ट्रुइस्ट वैल्यू प्रेजेंट टाइम की बात करता है। और एग्जिस्टेंस वैल्यू मतलब कि जैसे कि कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसकी वैल्यू, जैसे कि कोई पुरानी महल या फिर पुराना कोई नेचुरल हैबिटेट या फिर समथिंग मॉन्यूमेंट वगैरह, वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट अ स्पीसीज इकोसिस्टम एग्जिस्ट, या फिर कोई भी स्पीसीज हो गया, समथिंग काइंड ऑफ प्लैनेट, मतलब कि प्लांट हो गया, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए उसकी एक वैल्यू है, उसके जिंदा रहने की एक वैल्यू है, और उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस वैल्यू। ओके, और ये भी प्रेजेंट की बात बात है, लेकिन बिक्वेस्ट और ऑप्शन वैल्यू फ्यूचर वाली बात है। ठीक है, सो ऑल्टर एक चीज मैं और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि फिलेंथ्रोपिस्ट और ऑल्ट्रुइस्ट के बीच में एक डिफरेंस बता देता हूँ। मान लो 10 जन है, उसमें से एक फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन है और बाकी के 9 नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, तो 10 पेन है, 10 पेन, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या करेगा, सबको एक एक पेन दे देगा, खुद भी एक पेन रख लेगा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन क्या होगा, मतलब कि वो भी खुद है, बाकी के 9 पर्सन है, 10 पेन है, तो वो क्या करेगा, 10 पेन, एक एक पेन सबको दे देगा। ठीक है, 10 जनों में 10 पेन डिवाइड हो गया। मान लो किसी एक पर्सन को ज्यादा एक और पेन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑल्ट्रुइस्ट क्या करेगा, ये ले भाई मेरा वाला सामान भी, मेरा वाला पेन भी तू रख ले। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल्ट्रुइस्ट जो होता है वो अपना नहीं देखता, लेकिन फिलैंथ्रोपिस्ट काइंड ऑफ वो एक छोटा ही सा डिफरेंस है, ऑल्ट्रुइस्ट अपना चीज भी दूसरों को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट्रुइस्ट वर्ड को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, ऑल्ट्रुइस्ट वैल्यू एग्जांपल आता है, एग्जांपल में आया है एग्जाम में। तो ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है कि दूसरों की खुशी में खुशी होना। ठीक है, दूसरों को पेन दे के वो खुश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट्रुइस्ट वैल्यू क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट अदर पीपल हैव द एक्सेस टू द नेचर, दूसरा कोई नेचर को एक्सेस कर रहा है, वो इसीलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, समथिंग कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट कम देखेगा। सो ये ओवरऑल उसी कॉन्सेप्ट को बताता है। ओके, तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो मतलब कि यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा थियोरेटिकल चीज था उसमें दिखाया, सो दैट आप थोड़ा रीड कर सको, ठीक है, नोट बना सको। यूज वैल्यू, यूज इज द इंडिविजुअल डेराइव फ्रॉम यूजिंग द एनवायरमेंटल रिसोर्स, जैसे मैंने बोला, इधर वो कंज्यूम कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन खुद के लिए वो कुछ सब कुछ यूज कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाता है यूज वैल्यू में। और डायरेक्ट यूज वैल्यू, हाँ, तो वो वही चीज आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसको डिवाइड कर दिया, एक तो इधर वो डायरेक्ट यूज कर रहा है या फिर वो समथिंग किसी और चीज में या फिर कंज्यूम कर रहा है, वो उस डायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट डायरेक्ट यूज वैल्यू कम फ्रॉम द कंजप्टिव यूज ऑफ द एनवायरमेंटल रिसोर्स इटसेल्फ विद द वाटर, टिम्बर, फिश, वाटर। ठीक है, उन सबका इस्तेमाल कर रहा है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो इधर रिसर्च पर्पज में यूज कर रहा है या फिर समथिंग न्यूट्रिशन रिटेंशन या फिर फ्लड कंट्रोल समथिंग। ठीक है, अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर वो इनडायरेक्ट यूज में आ जाता है। तो दूसरा नॉन यूजर वैल्यू, देयर इज अ
There are vaulting that the individual may derive from the environmental resources without doing personal use, मतलब कि इवन पर्सनल यूज नहीं कर रहे हैं और इंटेंडिंग टू यूज दम, या फिर उनका ऐसे इंटेंशन नहीं है कि वो पर्सनल यूज करें लेकिन वो पर्सनल यूज नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है क्या, ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू मैंने ये एग्जांपल मैंने तुमको दिया था फ्यूचर, ये वो था, बोला था ना कि ऑप्शन वैल्यू में क्या होता है, हम कमोडिटीज को सेव करते हैं। ये एग्जांपल आई थिंक ये पिक्चर उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि ऑप्शन वैल्यू क्या चीज़ है। occurring because of the uncertain future supply, फ्यूचर सप्लाई में भी फ्यूचर में फूड स्कैसिटी हो, इसीलिए हम फ्यू फूड्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं फ्यूचर। कोलेस्ट्रॉल या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है या। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जितना बोला है कि एग्जिस्टेंस वैल्यू, बिक्वेस्ट वैल्यू, ऑल्टरेज वैल्यू, ये मैंने सब पहले एक्सप्लेन कर रखा है। एग्जिस्टेंस वैल्यू मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है, कोई एक स्पीशीज, एनिमल या फिर सम काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू है और वो उस वैल्यू को हम एग्जिस्टेंस वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो उससे लोग क्या तो आगे जो है बिक्वेस्ट वैल्यू, फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई इकोसिस्टम या समथिंग वैल्यूड वैल्यू प्लेस्ड इन जो पे मेंटेन प्रिजर्विंग एन एसेट रिसोर्स दैट हैज नो यूज नाउ, अभी के लिए कोई उसका इस्तेमाल, लेकिन फ्यूचर में उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है और उसका हमारा फ्यूचर जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये देख लो अंटार्कटिका वाला वो है। ओके, तो दूसरा वाला हमारा था अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मैंने देखो यहाँ पर अल्ट्रुइस्ट मैंने बोला कि दूसरे के खुशी में खुश होना, ठीक है, उस इंसान को बोलते हो अल्ट्रुइस्ट। तो यहाँ पर देख लो द वैल्यू, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ये एग्जांपल इस ड्राइंग को देख के आप समझ जाओ। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा आया है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमने इतना सब कुछ ये जो पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन है। तो यहाँ पर क्या है, कंजर्विंग एनवायरनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पर किसी एक कमोडिटी या फिर पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बता रहा है जिसको कि डिमांड सप्लाई के लिए हमें फ्यूचर में स्टॉक करके रखना है, जैसे कि हमने ऑप्शन वैल्यू में पीछे वाले डायग्राम में देखा था। तो यहाँ पर कंजर्विंग एनवायरनमेंट हो रहा है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक बिग थिंग हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन वैल्यू नहीं होगा, ये होगा क्या, बिक्वेस्ट वैल्यू। मैंने बोला था ना जब भी फ्यूचर वाली बात होती है तो वो इधर इन दोनों में से कोई एक आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिक्वेस्ट वाली बात आ जाएगी, बिक्वेस्ट वैल्यू। तो अगला तो हमारा ए जो है वो कौन सा है, 3 है, तो ए हमारा 3 इन दोनों में से है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो सर्च फॉर अल्टरनेटिव यूज फ्यूल इज नेसेसरी बिकॉज ट्रेडिशनल सोर्स आर नॉन रिन्यूएबल। तो मतलब कि काइंड ऑफ एक मतलब कि चीज़ जो हमें फ्यूचर के लिए देखना है, ये भी एक फ्यूचर वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक कम कमोडिटी की बात हो रही है, ना कि बहुत बड़ी एक कम्प्लीटली एनवायरमेंटल इकोसिस्टम या समथिंग उसकी बात हो रही है। तो वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़ यूजफुल एज अ टिम्बर। सिंपल हम कंजप्शन कर रहे हैं तो ये कोच क्या हो जाएगा, यूज़ वैल्यू, कंजम्पशन कर रहे हैं ना। इंसेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, दे आर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो जाएगा यूज़ वैल्यू, लेकिन इनडायरेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू में हमने क्या सीखा था कि कोई मतलब वही नेचर का सामान नेचर के लिए ही इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ पर पॉलिनेशन, नेचर का सामान नेचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है, वहाँ पॉलिनेशन होगा, है ना। सो ये इसलिए यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं थोड़ा, हमारा कंजर्विंग वाला 3 में आ जाएगा, 3 इन तीनों में, इन दोनों में से। तो उसके बाद आ जाएगा वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, सी फोर्थ में किस में है, सी फोर्थ इधर है, तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं हम, बी का 2 हो रहा है, बी का 2, हाँ मैंने बोला था ना एक कमोडिटी, यहाँ पर फ्यूल एक कमोडिटी के बारे में बोल रहे हैं, नेसेसरी। ओके, और हाँ, और डी हमारा 1 है, डी हमारा 1 मैंने बोला, है ना। तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि वैल्यूएशन टूल जो हमने बोला कि एनवायरनमेंट को हमने वैल्यूएशन करना है, ये समझाया था इन द इंट्रोडक्शन कि हर चीज़ की वैल्यूएशन अगर नहीं की जाए, उसकी वैल्यू, असली वैल्यू अगर नहीं पता चले तो एक्चुअली में उसकी कीमत नहीं समझेंगे हम, है ना, उसको बेफिजूली में इस्तेमाल करेंगे। तो एक अगर हम उसके डायमंड की अगर हमें वैल्यू पता है कि, तो हम उसको संवार के रखेंगे, मतलब कि अलमीरा में या फिर कोई सेफ जगह रखेंगे। अगर उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं हो, हमें पता ही नहीं हो कि करोड़ का सामान है, तो हम ऐसे ही फेंक देंगे, है ना, जैसे पत्थर। ठीक उसी तरह उसकी वैल्यूएशन करनी ज़रूरी है, और वैल्यूएशन के लिए उसके कुछ टूल्स होते हैं, बेसिक टूल्स जो एग्जाम में पहले आए हैं, उन बेसिक टूल्स के ऊपर हम करेंगे। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर
ये सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं ये मार्केट प्राइस एक वो भी होता है मार्केट प्राइस कि जनरली वैल्यूएशन के लिए एक मार्केट प्राइस होता है कोई भी एक चीज़ की। ये एक टूल है जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन आप वैसे भी समझ जाइए मार्केट प्राइस कोई भी एक एनवायरमेंटल गुड का एक मार्केट प्राइस होता है ना। तो उसकी क्या होता है, इट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जनरली। ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो ये आप रीड कर दीजिएगा, ये एक वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन होता है माना जाता है। ठीक है, थस बीइंग डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितना और डिमांड और उसकी सप्लाई के हिसाब से ही किसी भी वैल्यू चीज़ की वैल्यूएशन या फिर प्राइस डिसाइड होती है। सो दिस प्राइस में रिफ्लेक्ट द ट्रू विलिंगनेस टू पे बाय द, उसी हिसाब से होता है, उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। बट देयर माइट बी अ प्राइस डिस्टॉर्शन से ड्यू टू टैक्स सब्सिडी, है ना। मतलब कि मतलब ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से टैक्स वैक्स लगाने की चीज़ों के चक्कर में कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ती घटती रहती है, जैसे सोना हो गया, है ना। तो उसी तरह मार्केट प्राइस में नॉट बी रिवील द ट्रू इकोनॉमिक प्राइस ऑफ द एनवायरमेंटल को ड्यू टू द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर कब होता है, जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है या डिस्टॉर्शन करती है। यहाँ पर ये वाला वर्ड डिस्टॉर्शन, प्राइस डिस्टॉर्शन मतलब कि प्राइस में डिस्टॉर्ट कर देना या फिर चेंजेस कर देना। ऑल्सो इन केस अनऑथराइज सेलिंग ऑफ द मिनरल हाइट्स, या फिर जो इलीगली जो मिनरल्स बेचे जाते हैं, कोई भी मिनरल XYZ ले लो, गवर्नमेंट का उसका हाथ नहीं है, लेकिन वो चोरी छुपा के बेचा जा रहा है, तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग में हमने अनऑथराइज्ड सेल हो रहा है। तो वो सब चीज़ों में मिसलीडिंग मार्केट प्राइस होता है कि मान लो उसकी मार्केट में अगर 100 रुपये प्राइस है, उसको चोरी में बेचे जा रहे हैं गवर्नमेंट की नज़र से बिन हटा के 30 40 50 में। वो सीधा पैसा किसके पास जा रहा है, जो सेलर का है उसके पास पैसा जा रहा है। तो दैट्स अ थिंग। ओके, जो अगला जो हमारा है शैडो प्राइस। शैडो प्राइस मतलब कि मान लो कोई भी एक चीज़ का मतलब कि और उस जैसा प्राइस बट उसका एक्चुअल प्राइस नहीं मानते। ठीक है, मान लो कोई भी एक, मैं ये जिस पेन से लिख रहा हूँ वो है एक टच पेन। ओके, स्क्रीन पे चलता है उसका, यहाँ पर एक यहाँ पर लगा है एक प्लास्टिक लगा है। ओके, प्लास्टिक है और ये है, ये उसका बाकी का बॉडी है। ठीक है, तो ये अगर मार्केट में अगर दिखाऊं किसी भी एक आम इंसान, ये बोलेगा कि ये पेन जो है ये जनरल पेन है। ठीक है, ये मेरा एक पेन है कैसा, ठीक है, उसका निब है ऐसा। ठीक है, फ्लैट निब है। ओके, तो ये फ्लैट निब है मेरा, फ्लैट निब। ये स्क्रीन पे ये करने के लिए मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे लगा दूंगा, फ्लैट निब है। और इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 400 अराउंड के आसपास है। लेकिन ये पेन को अगर मैं कवर कर दूं तो ये पता नहीं चलेगा ये एक नॉर्मल पेन है या फिर टच पेन स्क्रीन है। ठीक है, पता नहीं चलेगा। मैं जिन मार्केट में किसी को भी इसको इस पेन को अगर दिखाऊंगा कि ये पेन की वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम बताएगा 30 40 50 60। ठीक है, लेकिन ये उसकी एक शेडो प्राइस होगी, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी होगी, 400 रुपीज़, है ना। तो ये वही चीज़ है, हम यहाँ पे शेडो प्राइस मतलब कि एक ऑलमोस्ट प्राइस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो शेडो प्राइस में हम क्या पढ़ रहे थे इधर, शेडो प्राइस इज अ मॉनेटरी वैल्यू असाइंड टू अ करेंटली अननोएबल, अननोएबल पता नहीं है मार्केट में, मैं किसी पूछ रहा हूँ, है ना, करेंटली उसकी अननोएबल मार्केट, अननोएबल और डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द करेक्ट मार्केट प्राइस। नहीं पता है, अननोएबल है। ठीक है, उसकी बात हो रही है इधर, उसकी बात हो रही है। ओके, तो ये था उसका समरी, मैंने ओवरऑल बता दिया, आप रीड कर लीजिएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द विलिंगनेस टू पे द प्रिंसिपल। एक इंसान की पे करने की हैसियत, द मोस्ट एक्यूरेट मेजर्स ऑफ द वैल्यू गुड एंड सर्विस व्हाट विल हैपन विलिंगनेस टू गिव अप इन द ऑर्डर टू गेट इट। तो आप ये रीड कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने उसको ओवरऑल बता दिया शेडो प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हेडोनिक प्राइस, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स लगाए हैं, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है। ठीक है, एक घर जहाँ पर है जहाँ पर कोई सुनसान है, कोई जगह नहीं, कोई लोग नहीं है। ये शहर के बीच में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देख लो, मेडिकल डिस्टेंस 15 किलोमीटर, ग्रोसरी 18, रेंट और इसका 2000 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है मेडिकल सिर्फ 5 किलोमीटर, ग्रोसरी 1 किलोमीटर के अंदर मिल जा रहा है और रेंट लेकिन 5000 है। ये जो 5000 या ये जो 23,000 का डिफरेंस हो रहा है, यह है हेडोनिक प्राइस। ठीक है, ये जो डिफरेंस है आपको इन दोनों जगह के बीच में डिफरेंस मिल रहे हैं, इन दोनों को बोलेंगे
इन दोनों को बोलेंगे क्या, हेडोनिक प्राइस, ये जो डिफरेंस मिल रहा है दोनों का, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, इट इज़ यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ नॉन मार्केटेड गुड एंड सर्विसेज, मार्केट के लिए, गुड एंड सर्विसेज के लिए नहीं है। इट प्राइस ऑफ अ गुड इज डिकम्पोज्ड इनटू द प्राइस ऑफ इट्स कंपोनेंट और द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है कि आप हेडोनिक प्राइस को ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या बयान करती है। चलो अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं कि हेडोनिक प्राइस का। हाँ, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेडोनिक प्राइस के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इंक्लूड होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उस पे मैटर करती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 3 होते हैं क्या? हाँ, ये देख लो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोकेशन क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। एनवायरनमेंट, ठीक है, ये और लोकेशन होने पीछे, और प्रॉपर्टी। मान लो सुबह उठ के ये खिड़की खिड़की सुबह उठे, खिड़की के बाहर आपको ये सब देखने को मिलता है, और यहाँ पर सुबह उठ के आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। द डिफरेंस, यहाँ पर आप रिक्रिएशनल या फिर दिमाग ठंडा करने जाओगे किसी एक शहर में, या फिर कहीं एक दूसरे शहर आप घूमने गए हो, तो आप सुबह क्या ऐसा एक बिल्डिंग में या फिर होटल में रुकना पसंद करोगे जहाँ पर आपको ऐसा रूम मिलेगा, ऐसा फेसिंग विंडो मिलेगा, या फिर आप ऐसे रूम ढूंढना पसंद करोगे जहाँ पे आपको एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस हेडोनिक प्राइस का, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन या डिस्टेंस की वजह से नहीं होता, लेकिन ये सब व्यू पॉइंट के भी अलग जो प्राइसेस चेंजेस होते हैं। और हाँ हाँ, इन दोनों के बीच में भी प्राइस का डिफरेंस होगा। मान लो एक सेम बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक उसका ये बीच से ये जो बिल्डिंग है, इधर की तरफ एक बालकनी है और इधर की तरफ एक बालकनी है, ठीक है। 2 रूम हैं, जहाँ पर आप गए हो वहाँ पर 2 रूम हैं, ठीक है। आपको वो जो मालिक होगा वो इधर भी दिखाएगा, इधर वाला रूम भी दिखाएगा, ठीक है। तो आप इधर की बालकनी में ये वाली चीज़ ये दिखेगा और इधर की बालकनी में ये सर दिखेगी, ठीक है। इधर मान लो वो 20,000 किराया लेगा, दोनों के रूम 30,000 किराया लेगा, प्राइसेज़ होंगे, ठीक है, पर नाइट का। मान लो एक अच्छी जगह गए हो, तो ये उसका डिफरेंस हुआ, क्यों? क्योंकि हेडोनिक प्राइस वहाँ पे प्ले कर देगी, ठीक है। तो आपको वो पूछेगा, देखिए आपका ऐसा सिनेरियो वाला व्यू चाहिए तो 30,000 पे करना पड़ेगा, और या फिर नॉर्मल ऐसा भीड़ भड़ाका वाला बालकनी चाहिए तो आपको 20,000 पे करना होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस हेडोनिक प्राइस का। तो आप ये ज़्यादा नॉलेज के लिए इसको रीड कर सकते हैं, नॉलेज इस टॉपिक को मैं बस ऊपर से थोड़ा बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे ओवरऑल ये हेडोनिक प्राइस के ऊपर। ओके, जो अगला जो हमारा है टेक्निक है उसका नाम है कंटीजेंट मार्केट टेक्निक, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक सर्वे है, ठीक है। ये सर्वे एक काइंड ऑफ सर्वे की, उसमें लोगों को पूछा जाता है कि इस चीज़ की वैल्यू आपके नज़र में कितना है और आप कितना दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये जनरली उस चीज़ को बताती है कि मतलब कि आपको, मतलब कि एक डायमंड है, ठीक है। एक डायमंड आपको उनको दिखाया जाता है, दूसरे डिफरेंट कलर का, ठीक है। तो वो डायमंड से उनको पूछा जाता है कि ये डायमंड की वैल्यू कितनी हो सकती है आपके नज़र में। ये शायद से रेड कलर का मान लो, या रेड या ब्लू या समथिंग एल्स किसी एक कलर का डायमंड है, ठीक है। उनसे पूछा जाएगा इस डायमंड की वैल्यू आपकी नज़र में कितनी है, ठीक है, और आप कितना पे कर सकते हैं इसको अभी लेने के लिए, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ ये वही टेक्निक है, मतलब कि ये यहाँ पर दूसरे एनवायरमेंटल गुड्स को कंसीडर किया जाता है डायमंड के अलावा। ओके, तो हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। द कंटीजेंट वैल्यू इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू दैट अ पर्सन और प्लेस ऑन अ गुड। एक एस्टिमेट वैल्यू, एक पर्सन किसी चीज़ को एक एस्टिमेट वैल्यू प्लेस करने के लिए, या फिर उसकी वैल्यू कितनी है उसे मतलब पूछने के लिए। द अप्रोच आस्क दैट पीपल टू डायरेक्टली रिपोर्ट देयर विलिंगनेस टू पे। उनको उस चीज़ को कितने में ख़रीदना पसंद करेंगे, ठीक है, या फिर उनके नज़र में उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक गुड और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट टू गिव अप अ गुड रेदर दैन इन्फेयरिंग देम फॉर ऑब्जर्व बिहेवियर इन द रेगुलर मार्केट। रेगुलर मार्केट के अलावा आप अभी भी कितना उसकी वैल्यू सोच रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं कंटीजेंट मार्केट टेक्निक।
कि हमारा जो अगला गुड है, अगला टेक्नीक है, ये वैल्यूएशन मेथड है, वो उसका नाम है ट्रैवल कॉस्ट मेथड। ट्रैवल कॉस्ट मेथड जनरली ये काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेक्नीक है, ठीक है? और मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है जनरली, जैसे कि आप क्या महीनों में मतलब कि 1 साल काम किया और बीच में 1 साल कहीं साल के बीच में कहीं छुट्टी के वक़्त कहीं घूमने गए, उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है? वहाँ से घूमने के आने के बाद आप थोड़ा फ्रेश फ़ील किया, अब नाउ आप काम में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाओगे। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए आप जब जहाँ पे जाते हो, जम्मू जाते हो, अंडमान जाते हो या फिर कहीं एक घूमने वाली जगह पे जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी मतलब कि वहाँ पे जाने का पैसा खर्च करते हो, ठीक है? आपके साल भर सेविंग करके आप वहाँ पर जितना खर्चा करते हो, ठीक है? और उसमें जितना खर्चा होता है उसे ट्रैवल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ये उस पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस में भी खर्चा को इंक्लूड करता है और फिर ट्रैवल जाना-आना समथिंग, ठीक है? और आपको ऑफ कोर्स आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी होती है। तो काइंड ऑफ आप जो जितने भी ये जनरली क्या होता है ना, गवर्नमेंट ये फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे बोला फॉरेन कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है? तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप कोई नेचुरल जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे वियर एंड टियर करोगे, ठीक है? वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ करोगे, जितने दिन भी हो, ठीक है? तो इसीलिए उस आपके रहन-सहन जितने भी टाइम हो, तो उस चीज़ का जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी एक्स्ट्रा पैसे से उस जगह का डेवलपमेंट करने को, जैसे कि वो जगह आपके जैसे टूरिस्ट आने जाने के लिए मतलब कि सहन कर सके, ठीक है? तो ये उसके वो एक्स्ट्रा पैसा उसी के लिए वो जगह की अथॉरिटी वो यूज़ करती है। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।